भारत माता की, भारत माता की। बोल सियापति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति की। बोलिए भारत माता की। छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति संभाजी महाराज की। नमः पार्वती पते हर हर। बोलो जय मां काली, जय मां काली। वंदे वंदे वंदे। आज एंटाली विधानसभा क्षेत्र की इस जनसभा में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी की जुझारू उम्मीदवार, जिसको टीएमसी का कोई गुंडा रोक नहीं सकता, ऐसी हमारी बहन प्रियंका टिब्रीवाल। बेलेघाटा के हमारे प्रत्याशी युवा नेता पार्थो चौधरी जी, भाई संगमलाल गुप्ता जी, सुदीप राम जी, रविकांत सिंह जी, ओम प्रकाश बिजरानिया, विजय महतो जी, सूरज सिंह जी, प्रीतम दत्त जी, मंचासीन सभी महानुभाव और यहां पर उपस्थित हमार प्रिय पश्चिम बंगाल भाई और बहनों, आज आमी आपनादेर सामने एसेছি कोनो বাইরের মানুষ হিসেবে নয়, আমি আপনাদের কাছে এসেছি একজন বন্ধু হিসেবে, একজন শ্রদ্ধাশীল মানুষ হিসেবে, যা এই মহান বাংলার আত্মার প্রতি মাথা নত করে। এই বাংলা শুধু একটা রাজ্য নয়, এই বাংলা হলো ভারতের চিন্তা, ভারতের বুদ্ধি, भारतेर गौरव। बोलूं ठीक कि ना भाइयों? इससे ज्यादा मुझे बांग्ला बोलना नहीं आता, लेकिन याद रखिए, मैं पश्चिमी किनारे से निकला हूं, मुंबई से आ रहा हूं, और पूर्वी किनारे पर कोलकाता में आप सभी के बीच हाजिर हूं, आप सबको नमन करने के लिए, नमस्कार करने के लिए। बहनों और भाइयों, ये मामूली चुनाव नहीं है। ये चुनाव किसी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं है। ये चुनाव केवल पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बने इसलिए भी नहीं है। ये चुनाव पश्चिम बंगाल की आने वाली जनरेशन, आने वाली पीढ़ी का भाग्य क्या होगा, किस प्रकार से उस पीढ़ी को जीवन मिलेगा, इसका फैसला करने वाला ये चुनाव है। इसलिए इस चुनाव को मामूली चुनाव मत समझिए। अब पश्चिम बंगाल एक ऐसी कगार पर खड़ा है, अगर इस बार चूक गए तो संभलने का मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। ये याद कराने के लिए मैं आया हूं। अब ये लड़ाई करो या मरो की लड़ाई है। अब ये लड़ाई अभी नहीं तो कभी नहीं की लड़ाई है। अब अगर परिवर्तन नहीं होगा तो याद रखना,
आने वाली पीढ़ियां आपको पूछेगी, जिस समय बंगाल चल रहा था, जिस समय बंगाल में अनाचार, अत्याचार, दुराचार, बलात्कार हो रहे थे, उस समय आप क्या कर रहे थे? आप जवाब नहीं दे पाओगे। क्या जवाब दोगे? मैं उस समय सौंदेश और रसगुल्ला खा रहा था, ये जवाब आप दोगे? दोस्तों, आने वाली पीढ़ी हिसाब मांगेगी और इसलिए ये हिसाब अगर आप देना चाहते हो, अपनी पीढ़ियों को नया जीवन देना चाहते हो, तो अब बंगाल में परिवर्तन करिए और बंगाल में फिर एक बार आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाइए। मुझे बहुत खुशी है कि मैं एंटाली की इस प्रचार सभा में उपस्थित हूं। मैं यहाँ के पावन शिव मंदिर को, श्री श्री राधा मोहन मंदिर को, शीतला माता मंदिर में विराजमान सभी देवी देवताओं को नमन करता हूं और बंगाल की ये पवित्र धरती, जिस धरती से आज से 150 साल पहले वंदे मातरम का नारा गूंजा था, जिस धरती ने इस समूचे भारत को वो मंत्र दिया था जो आजादी का मंत्र था, और वो मंत्र था वंदे मातरम का मंत्र। ये वो पवित्र भूमि है, ये वो पवित्र भूमि है जिस भूमि से सुभाष चंद्र बोस जी ने जापान में जाकर, जर्मनी में जाकर आजाद हिंद फौज बनाई और पहली बार भारत का झंडा अगर भारत में किसी ने लहराया तो सुभाष चंद्र बोस जी ने लहराया। ये वो भूमि है, ये बंकिम दा की भूमि है, ये रविंद्रनाथ टैगोर की भूमि है। लेकिन आजकल ये पुण्य भूमि जो देश की सांस्कृतिक राजधानी कहलाई जाती थी, आजकल संस्कृति के लिए इसका नाम चर्चा में नहीं आता। आजकल इसका नाम चर्चा में आता है संदेश खाली के लिए, इसका नाम चर्चा में आता है आरजी कार हॉस्पिटल के लिए, जहां पर हमारी मां बहनों के साथ रात रात भर अत्याचार होता है और उसको ये टीएमसी के गुंडे पुलिस को मैनेज करके और छूट जाते हैं। अरे ममता दीदी, आप तो महिला है, अरे ये काली माता की भूमि है। काली माता की भूमि में एक महिला मुख्यमंत्री के सामने कस्बा के कॉलेज में टीएमसी के लोग बलात्कार करें और टीएमसी के सांसद कहे ये तो बहुत छोटी सी बात है, इसको क्यों गंभीरता से लिया जाए। क्या इस प्रकार के पश्चिम बंगाल की कल्पना हमने की थी? अरे ये वो भूमि है, आपको मैं बताना चाहता हूं, आज तो महाराष्ट्र को, मुंबई को देश का इकोनॉमिक ग्रोथ इंजन कहते हैं। आज लोग कहते हैं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई है, देश का कमर्शियल कैपिटल मुंबई है, देश का इकोनॉमिक कैपिटल मुंबई है। ताली इस बात पर मत बजाइए, एक बार विचार कीजिए, मुंबई से पहले देश का कमर्शियल कैपिटल कौन सा था? मुंबई से पहले इस देश का कमर्शियल, फाइनेंशियल और इंडस्ट्रियल कैपिटल कोलकाता और पश्चिम बंगाल था। और आज क्या हालत कर दी? पहले मार्क्सिस्टों ने, और हमको तो लगा दीदी आपको इसलिए चुनकर दिया था, लगा कि मार्क्सवादियों के जंजाल से आप बंगाल को बाहर निकालेगी, लेकिन आप तो उनसे भी खतरनाक निकली। ये बंगाल की हालत आपने क्या करी? आज बताइए, इस बंगाल के अंदर बंगाल की 65% आबादी 65%, 35 साल के नीचे, बिलो 35 इयर्स। ये जो 65% आबादी में, पॉपुलेशन में युवा है,
इनको क्या चाहिए? इनको शिक्षा चाहिए और इनको रोजगार चाहिए। क्या टीएमसी के राज में रोजगार मिल सकता है? बंधुओं, अरे टीएमसी के राज में जो बंगाल एक जमाने में स्टील के लिए, जूट इंडस्ट्री के लिए, जो बंगाल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के लिए जाना जाता था, उस बंगाल को कंगाल करने का काम ये ममता दीदी ने किया। 6,895 6,895 उद्योग कारखाने बंगाल छोड़कर चले गए और उनमें से सबसे ज्यादा हमारे महाराष्ट्र में आए। दोस्तों, महाराष्ट्र में निवेश आता है तो मुझे खुशी है, लेकिन इस बात का दुख है कि जिस बंगाल ने एक समय देश की अर्थव्यवस्था को चलाया, अब उस बंगाल में कोई भी उद्योग लगाने को तैयार नहीं है। 135 लिस्टेड कंपनियां अब बंगाल का एड्रेस बताने को तैयार नहीं। उन्होंने अपना एड्रेस चेंज कर दिया। कोई मुंबई चला गया, कोई दिल्ली चला गया। अरे नए रोजगार तो छोड़ दीजिए, ये दीदी के राज में जो पुराने रोजगार है वो भी खत्म हो गए। आज देखिए, देश भर में हमारा बंगाली समाज हमको दिखता है। हमारे महाराष्ट्र में भी है, मुंबई में है, पुणे में है, नागपुर में है। हम भी उनके साथ काली पूजा मनाते हैं। हमारे यहाँ भी कोलकाता जैसा पेंडोल तैयार होता है। लेकिन वो भी कभी कभी ये सवाल पूछते हैं कि हमें बंगाल छोड़ के क्यों आना पड़ा? क्योंकि बंगाल में रोजगार नहीं है। अपने घरों से दूर वहां वो काम कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों, आज जिस प्रकार से बंगाल को ममता दीदी ने रोजगार से वंचित कर दिया, मैं आपको बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, 1 करोड़ रोजगार का सृजन, 1 करोड़ रोजगार का सृजन भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। अरे याद रखना, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खड़े होंगे और जहां मोदी है वहां मुमकिन है। मोदी है तो मोदी है तो मोदी है तो और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, अरे मैंने बंगाल की ताकत को देखा है। आज भी बंगाल में इतनी क्षमता है, इतनी शक्ति है। एक अच्छी सरकार मिल जाए तो मात्र 5 वर्षों में बंगाल फिर एक बार देश का ग्रोथ इंजन बनेगा। फिर एक बार देश की अर्थव्यवस्था को चलाने का काम यही बंगाल करेगा। और जब मैं कहता हूं दीदी आपने बंगाल को कंगाल कर दिया, तो इसका कारण क्या है? आज देश में सर्वाधिक कर्जे में डूबा हुआ राज्य ये बंगाल है। बंगाल, आप देखिए, हमारी रिजर्व बैंक कहती है कोई भी राज्य अगर कर्जा लेता है तो उस राज्य का जो सकल उत्पादन होता है, जीडीपी होता है, उसके 25% से ऊपर अगर कर्जा चला जाए तो वो राज्य दिवालिया होना शुरू हो जाता है। 25% से ऊपर कर्जा गया तो आप दिवालियापन की तरफ बढ़ने लगते हैं। महाराष्ट्र में जीडीपी के 18% कर्जा है, गुजरात में जीडीपी के 17% कर्जा है और बंगाल में जीडीपी के 39%, 39% कर्जा है। अरे दीदी ने बंगाल की हालत ये कर दी। अब रिजर्व बैंक भी कहता है एक समय बंगाल कर्जा वापस करने के लिए कर्जा लेता था, अब तो कर्जा वापस करना छोड़ दो, कर्जे का जो ब्याज होता है ना, ब्याज
वो ब्याज वापस करने के लिए भी बंगाल को कर्जा लेना पड़ता है। ये बंगाल की हालत ममता दीदी ने की है। और ये हालत क्यों हुई? जो पैसा सरकार की तिजोरी में आने वाला था वो टीएमसी के लोग लूट लूट कर चले गए। माइनिंग का घोटाला किया, कोयले का घोटाला किया, नारदा सारदा जैसा घोटाला किया, पॉन्जी स्कैम का घोटाला किया, नौकरियों में घोटाला किया। अरे घोटालों की लिस्ट अगर मैं बोलना शुरू करूं तो 2 घंटे तो मैं बंगाल के घोटालों के बारे में बोलता रहूंगा। दोस्तों, जो आपका पैसा था, आपका पैसा था, जो आपका पैसा था, जो इस तिजोरी में आकर आपके लिए काम में आने वाला था, ये सारा का सारा पैसा ममता दीदी के लुटेरे, ये टीएमसी के चोर खा गए, ये डाकू, ये डाका डाल गए। अब इन लुटेरों से मुक्ति चाहिए तो और याद रखना, वापिस लाया जाएगा। एक एक लुटेरे की तिजोरी में छिपाया हुआ पैसा वापिस बंगाल के खजाने में लाएंगे और बंगाल को कर्जे के जंजाल से मुक्त करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है। इसलिए दोस्तों, आज देखिए किस प्रकार से यहां पर गुंडा चुनाव हिम्मत है। मैं तो ओपन चैलेंज देता हूं टीएमसी को, अगर तुम में हिम्मत है तो लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़कर देखो, नहीं तुम्हारी जमानत जब्त कर दी तो हम नाम नहीं बताएंगे। लेकिन चलने वाला, याद रखना टीएमसी वालों, अमित शाह जी 15 दिन बंगाल में रहने वाले हैं। अब नहीं चलेगा। अब जो कानून को तोड़ेगा, कानून उसकी हड्डी तोड़ेगा। जो गुंडागर्दी करेगा, गुंडों की जगह कहां होती है? कहां होती है? लो टीएमसी वालों, तुम्हारे एक एक गुंडे की जगह ये मात्र जेल में होगी। तुम घूम नहीं पाओगे, क्योंकि इस देश का लोकतंत्र हमको जीवित रखना है। दोस्तों, आज बंगाल में हमारी सरकार ने ये वादा किया है कि बंगाल में युवाओं के हाथ को काम तो मिलेगा ही, लेकिन मेरी बहनों को वादा किया है, हमारी सरकार आएगी तो बहनों को हर महीने 3000 रुपया बीजेपी की सरकार देगी। दीदी ने तो तिजोरी खाली कर दी, पर चिंता मत करना, मोदी जी है तो, मोदी जी है तो। अरे दीदी तो अभी सीएजी का रिपोर्ट आया और देश के ऑडिटर जनरल ने बताया कि मोदी जी ने जो 54,000 करोड़ रुपया बंगाल के विकास के लिए दिया था, वो पैसा दीदी के सारे मंत्री संतरी खा गए। उस पैसे का कोई हिसाब ही नहीं लगता। अरे मोदी जी वहां से करोड़ों करोड़ों रुपए भेजेंगे और यहाँ दीदी की सरकार होगी, आप तक एक नया पैसा नहीं पहुंचेगा। ये सारे के सारे लुटेरे बीच में ही आपका पैसा लूट लेंगे। 54,000 करोड़ रुपया लूट चुके हैं, आने वाला पैसा लूटने का प्लान भी बना चुके हैं। अरे इनकी राजनीति ऐसी है, लूटो मारो और राज करो। कहीं ना कहीं ये बंगाल की क्रांतिकारी धरती से क्रांति की ज्वाला निकलनी चाहिए और ये क्रांति की ज्वाला निकलकर इस क्रांति ने परिवर्तन इस बंगाल में लाना चाहिए। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं। दोस्तों, दीदी ने एक नया फॉर्मूला निकाला है। क्या फॉर्मूला है पता है?
घुसपैठिया फॉर्मूला, घुसपैठियों की राजनीति दीदी को पता है, वो विकास करना नहीं जानती। दीदी को पता है वो किसी का भला नहीं करती। दीदी को पता है वो डेवलपमेंट पे बात नहीं कर सकती। इसलिए दीदी ने एक नया रास्ता चुना और घुसपैठियों को हमारे बंगाल में पनाह दे देकर हमारे बंगाल को बदलने का काम, यहाँ की डेमोग्राफी को बदलने का काम दीदी ने शुरू किया। और जैसे ही चुनाव आता है, इन सब घुसपैठियों को डराकर उनके वोट के भरोसे यहाँ पर सरकार बनाने का काम दीदी करती है। अरे क्या हालत कर दी बंगाल की। आओ जाओ घर तुम्हारा, आओ जाओ घर तुम्हारा, और पकाओ खाओ बिरयानी तो मुर्गा हमारा। आओ जाओ तो घर तुम्हारा और पकाओ खाओ बिरयानी तो मुर्गा हमारा। ये नहीं चलेगा, ये बताने के लिए मैं आया हूं। अब घुसपैठियों को इस बंगाल में पनाह नहीं मिलेगी। अरे जो भी इस बंगाल का नागरिक है, जो इस भारत का नागरिक है, ऐसे हर नागरिक को साथ में लेकर हम बंगाल का विकास करेंगे। लेकिन कोई घुसपैठिया यहाँ आकर हमारे लोगों का रोजगार खाएगा, हमसे लूटमार करेगा, देश में होने वाली सारी कार्रवाइयों में, देश विरोधी कार्रवाइयों में अगर मदद करेगा, हमारे देश की सुरक्षा को अगर वो ठेस पहुंचाएगा, तो यहाँ कसम काली माता की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर भेजेंगे। अरे ममता दीदी ने यहां पर हमारी जो बॉर्डर है उसको सील नहीं करने दिया। उसमें इतने अड़ंगे लाए क्योंकि वो चाहती है कि सीमा पार से लोग यहां आए और आपका रोजगार ले ले, आपकी सुविधाएं ले ले और वोट दीदी को दे। लेकिन याद रखना, बीजेपी की सरकार आएगी 45 डेज में, 45 दिन में पूरी सीमा को सील करने का काम मोदी जी के नेतृत्व में किया जाएगा। कोई घुसपैठिया आपका रोजगार खाने के लिए यहां पर नहीं आएगा। कोई घुसपैठिया भारत में होने वाले बम विस्फोटों में मदद करने के लिए नहीं आएगा। इसलिए दोस्तों, मैं यही कहने के लिए आया हूं, ये कोई मामूली चुनाव नहीं है। ये चुनाव बंगाल के भविष्य का चुनाव है। बंगाल में बसने वाले एक एक आदमी के भविष्य का चुनाव है। हमारे आने वाली पीढ़ियों का चुनाव है। और मैं आपसे इतना ही निवेदन करता हूं, ये हमारी बहन प्रियंका टिब्रीवाल जी जो लड़ने वाली है, ये डरती नहीं है किसी को। ये टीएमसी के गुंडों को भी डरती नहीं है। अरे टीएमसी के गुंडों में इतनी ताकत ही नहीं कि हमारे बहन प्रियंका को वो डरा पाए। हमारी बहन प्रियंका ये अब मैदान में उतरी है। आप सबकी बहन प्रियंका मैदान में उतरी है। हमारे पार्थो भाई भी मैदान में उतरे हैं। ये देखिए, ये युवा चेहरों को देखिए। अरे ये बंगाल बदल सकते हैं। ममता दीदी के लोग बंगाल नहीं बदल सकते। टीएमसी के गुंडे ये बंगाल नहीं बदल सकते। अगर बंगाल में परिवर्तन लाना है, आपके जीवन में परिवर्तन लाना है, तो चुनाव में केवल कमल का बटन दबाइए। कमल का बटन ये अपने आप को एक सुखी जीवन देने का बटन है। इसलिए मतदान केंद्र पर निडरता से जाइए और कमल का बटन दबाकर बहन प्रियंका टिब्रीवाल और पार्थो चौधरी जी को चुन कर दीजिए। इतना ही निवेदन करता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की।